हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम बात करेंगे प्रपोजल और ऑफर की। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इस एक्ट के इंट्रोडक्शन से डील किया था और हमने बेसिक्स जाने थे इस एक्ट के और समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है, ये जाना था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में बेरैट की लैंग्वेजेस में घुसते हैं और जानते हैं कि प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन से डील किया था और आज हम डील करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजल या फिर जिसको हम ऑफर भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड बात है। यूनिवर्सल मतलब सब लोग एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि एक एग्रीमेंट के एग्जिस्टेंस में आने के लिए एक प्रपोजल और उसके एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम पढ़ेंगे उसकी शुरुआत होती है एक प्रपोजल से। हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होगी? प्रपोजल से होगी, क्योंकि जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो बनाते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन मिलता है वो बनाता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रपोजल है ये है स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा जो सेक्शन 2A है एक्ट का, वो ये कहता है कि प्रपोजल क्या होता है, ये बताएगा कि प्रपोजल क्या होता है। तो ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे को कि वो कोई काम करने के इच्छुक है या कोई काम करने का इच्छुक नहीं है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द अदर पर्सन्स एसेंट, इस उद्देश्य से कि वो दूसरे पर्सन का एसेंट ऑब्टेन कर सके, मतलब दूसरे पर्सन की हामी को वो ऑब्टेन कर सके ऐसे एक्ट ऐसे एब्सटिनेंस के रेस्पेक्ट में। तो अगर वो पर्सन ऐसा करता है तो उसको कहा जाएगा कि उसने दूसरे पर्सन को एक प्रपोजल दिया है। तो प्रपोजल के दो एलिमेंट्स हुए। पहला कि वो एक्सप्रेशन दिखाए अपनी विलिंगनेस का कि वो कोई काम करने के लिए रेडी है या फिर वो कोई काम करने से रेडी नहीं है, मतलब abstain कर रहा है कोई काम करने से। ओके। और दूसरा, ये जो विलिंगनेस होनी चाहिए, इट मस्ट बी विद अ व्यू फॉर ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द ऑफरी, ऑफरी का एसेंट वो पाने के लिए ये ऑफर वो दे रहा हो। तो अगर ये दो चीजें मौजूद हैं तो ये कहा जाएगा कि जो ऑफरर है उसने ऑफरी को एक प्रपोजल दिया है या फिर एक ऑफर दिया है। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रपोजल होता क्या है, डेफिनेशन समझ ली हमने प्रपोजल की, लेकिन अब ये जानते हैं कि प्रपोजल कितने तरीके का हो सकता है। तो देखिए, पहला है पर्टिकुलर ऑफर, पर्टिकुलर प्रपोजल। तो कहने का ये मतलब है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को, ये ए जो है वो इन पर्टिकुलर बी को कोई प्रपोजल जब देगा तो ये बोला जाएगा पर्टिकुलर ऑफर। एन ऑफर इज पर्टिकुलर व्हेन इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। The effect of this type of offer is that it can be accepted by that person only to whom the offer is made. केवल यही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो ऑफर किया गया होगा, जिसको वो प्रपोजल दिया गया होगा। इसके बाद बात होती है जनरल ऑफर की। अब देखिए, ये जो ऑफर होता है ये डिफरेंट होता है पर्टिकुलर ऑफर से, क्योंकि पर्टिकुलर ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, लेकिन जो जनरल ऑफर होता है इट इज मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज, और वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को। वो ऑफर किसी पर्सन के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है जो कि उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल करे या फिर जो कंडीशंस हैं उनको वो परफॉर्म करे। ओके, तो ये होता है जनरल ऑफर। एक केस था वीक्स वर्सेस टाइवाल। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि जो ऑफर होता है दैट कैन ओनली बी मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, मतलब इस केस के अनुसार जनरल ऑफर नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो अब ओल्ड लॉ हो चुका है। जो न्यू लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक जो ऑफर है, एन ऑफर, वो जरूरी नहीं है कि आप एक असर्टेन्ड पर्सन को ही दो, या बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एन असर्टेन पर्सन। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक अराइज नहीं होगा जब तक इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एन असर्टेन पर्सन, कोई एक असर्टेन पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक उसकी परफॉर्मेंस, जब तक उसकी कंडीशंस को परफॉर्म या फुलफिल नहीं करता है।
तो जरूरी नहीं है कि आप ऑफर एक असर्टेन पर्सन को ही दें, लेकिन जो ऑफर कंप्लीट जिसने किया हो दैट मस्ट बी एन असर्टेन पर्सन। ओके, इस पॉइंट पे एक लीडिंग केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी। ओके, इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने एक स्मोक बॉल बनाया था और इस स्मोक बॉल को एडवर्टाइज करने के लिए इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन इस स्मोक बॉल को इस्तेमाल करने के बाद भी अगर वो इन्फ्लुएंजा या फिर कोई भी कोल्ड रिलेटेड डिजीज को कैच कर लेता है तो ये जो कंपनी है उसको 100 पाउंड्स देगी। ये अपनी सीरियसनेस को शो करने के लिए इन्होंने एक बैंक में 1000 पाउंड तक जमा भी कर दिए थे। अब एक पर्सन था, उसने क्या किया, स्मोक बॉल को यूज किया जैसे डायरेक्शंस दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या हुआ कि ही कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फ्लुएंजा। ओके, द प्लेंटिफ used the smoke ball and contacted influenza anyways. Now कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि she was entitled to receive the promised award. Exactly कोर्ट ने क्या बोला था, तो कोर्ट ने ये बोला कि why should not an offer be made to all the world which is to ripen into a contract with anybody who comes forward and performs that condition. हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के सामने एक ऑफर रख दें और वो जो ऑफर है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कोई पर्सन सामने आएगा और उन कंडीशंस को परफॉर्म करेगा। It is an offer to become liable to anyone who before it is retracted performs the conditions, and although the offer is made to a world, the contract is made with the limited portion of the public who come forward and perform the condition on the faith of the advertisement. हालांकि ये जो ऑफर है it is made to the world, वो सारी दुनिया के लिए वो ऑफर है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों के बीच में अराइज होगा, कंपनी और उन लोगों के बीच में अराइज होगा जो आगे आएंगे और उस एडवर्टाइजमेंट में जो भी कंडीशंस दी होंगी, जो उस ऑफर में कंडीशंस दी होंगी, उनको वो फुलफिल करेंगे। ओके, तो ये था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। इसके बाद बात आती है क्रॉस ऑफर की। तो क्रॉस ऑफर वो ऑफर्स होते हैं कि मान लीजिए ए है और बी है, ए ने बी को एक ऑफर दिया, मान लीजिए उसमें 3 पॉइंट्स थे। ओके, उसी समय सेम टाइम पे बी ने भी ए को सेम ऑफर दिया जिसमें 3 पॉइंट्स थे। अब दोनों ने एक दूसरे को ऑफर तो दिया है लेकिन दोनों की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन अराइज होती है इसको हम बोलते हैं क्रॉस offers. Okay, when the offers are made by two persons to each other containing similar terms of bargain cross each other in post, they are known as cross offer. Similar terms of bargain है, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं इन पोस्ट, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि बार्गेन तो सेम होता है लेकिन चूंकि जब एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हो सकता। एक केस था टिन वर्सेस हॉफमैन, यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट there were two cross offers and offer of the neither party having been accepted by the other and hence there was no contract, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज ही नहीं हुआ। उसके बाद बात आती है ओपन कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर की हम बात करते हैं, तो इस तरीके का ऑफर का जो रेलेवेंस है वो आप टेंडर्स में देख सकते हो। जब भी कोई टेंडर अप्रूव होता है वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ स्टैंडिंग ऑफर। A contract arises only when an order is placed on the basis of tender. और कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होता है जब उस टेंडर के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है। इसको समझने के लिए एक केस है बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस होमी वादिया का। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी और एक डिफेंडेंट था, ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है वो एग्री किए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विद द प्लेंटिफ टू सप्लाई कोल for a period of 12 months at an agreed rate. The plaintiff placed certain orders. Plaintiff ने order दिए and the defendant supplied the coal, but before 12 months have elapsed, the defendants withdraw the offer. Defendant ने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उन्होंने सू किया डिफेंडेंट्स को फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस करते हुए ये बोला कि वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था उन दोनों के बीच में, तो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती ही नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे ये पॉइंट किया था कि ये एक स्टैंडिंग ऑफर है और कॉन्ट्रैक्ट तभी आता है इनटू एक्सिस्टेंस जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। मतलब जब एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है और दूसरा पार्टी उस ऑर्डर के चलते में कोई चीज सप्लाई करती है, मतलब ऑर्डर
को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, एंड बिफोर दिस स्टेप ईदर पार्टी कैन विथड्रॉ बट वंस एन ऑर्डर इज प्लेस्ड दे कैन नॉट रिवोक। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये के 12 महीने का टेंडर हुआ था कि 12 महीने तक आप सप्लाई करेंगे, तो केवल इस बात से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया उनके बीच में। इस 12 महीने के दौरान जितनी बार ऑर्डर दिया जाएगा सामान का और जितनी बार ये सामान भेजेगा वो हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और हर ऑर्डर को प्लेस करने से पहले आप जो है अपने उसको रिवोक कर सकते हैं। मतलब जब तक ऑर्डर नया नहीं आया है और आपने पुराना प्रॉमिस अगर फुलफिल कर दिया है, तो जब तक ऑर्डर नया नहीं आया है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ है। ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही अराइज नहीं हुआ है तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की। हमने ये जान लिया कि कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप जो अपना प्रपोजल है उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो देखिए सेक्शन 2A की अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप विलिंग हो कोई काम करने के लिए तो आपको अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करना होगा दूसरे को। क्यों सिग्निफाई करना होगा? क्योंकि जब तक आप सिग्निफाई नहीं करोगे तो तब तक दूसरे पर्सन का जो अदर पार्टी है उसका एसेंट कैसे आप ऑब्टेन करोगे, ठीक है। तो ये जरूरी है। इट मीन्स दैट प्रपोजल शुड बी सिग्निफाइड एंड कम्युनिकेटेड और कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जरूरी है उसका सिग्निफाई होना या कम्युनिकेट होना। तो जो सेक्शन 3 है हमारा वो बताता है कि किन किन तरीकों से आप अपने कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हो, और सेक्शन 4 ये बताता है कि कब आपका कम्युनिकेशन पूरा हो गया। तो देखिए सेक्शन 3 ये कहता है कि कम्युनिकेशन आप जो आपका जो मतलब प्रपोजल है, ठीक है, या फिर अगर आप प्रपोजल को रिवोकेट कर रहे हो, वापस ले रहे हो प्रपोजल को, तो इन दोनों चीजों का जो कम्युनिकेशन है वो आप किसी भी एक्ट या किसी भी ऑमिशन के थ्रू कर सकते हो। कोई एक्ट कर दो, कोई ऑमिशन कर दो, उसके थ्रू आप वो कम्युनिकेट हो जाएगा। इसके अलावा आप शब्दों के थ्रू या फिर आप कोई रिटन वर्ड्स के थ्रू या फिर कोई इम्प्लाइड फॉर्म है उसके थ्रू भी आप अपना कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हो। बस एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिस जरिए से आप अपनी बात दूसरे को सिग्निफाई कर पाए। ओके, वो जरिया कोई भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो बाई थ्रू कंडक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब दूसरी पार्टी को उस प्रपोजल या उस रिवोकेशन की नॉलेज हो जाएगी, वो अवेयर हो जाएगा कि ऐसा कोई प्रपोजल उसको दिया है या ऐसा कोई प्रपोजल का रिवोकेशन उससे हो गया है। ओके, व्हेन द अदर पार्टी बिकम्स अवेयर ऑफ सच प्रपोजल और रिवोकेशन और व्हेन सच प्रपोजल और रिवोकेशन कम्स इन हिज नॉलेज, वो उसकी नॉलेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रपोज किया बाय लेटर कि वो अपना घर बी को एक सर्टेन प्राइस से बेचना चाहता है, तो जब ये लेटर बी को रिसीव हो जाएगा तब कहा जाएगा कि बी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। क्योंकि जब रिसीव हो गया लेटर, बी ने उस लेटर को पढ़ लिया, मतलब रिसीव हो गया, पढ़ना नहीं, जब रिसीव हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि बी को जो है वो ऑफर हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एक केस है लालमन वर्सेस गौरी दत्ता का केस। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का जो नेफ्यू था वो खो गया और उसने जो है अपने नौकर को, सर्वेंट को अपने नेफ्यू को खोजने के लिए भेज दिया। जैसे ही ये सर्वेंट गया, इस डिफेंडेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे हम 500 पाउंड्स देंगे। ओके, अब जो है सर्वेंट ढूंढ के ले आता है नेफ्यू को, लेकिन जब सर्वेंट नेफ्यू को ढूंढ लेता है, उस मोमेंट जिस मोमेंट में उसको नेफ्यू मिल जाता है, उसके बाद उसे इस ऑफर के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब क्या करता है सर्वेंट, ये कहता है कि हमको पैसे चाहिए, तो इसके लिए क्लेम करता है, डिफेंडेंट देने से मना करता है। तो यहाँ पे जो लॉर्डशिप थे उन्होंने ये बोला था कि कोई भी ऑफर तब तक एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता जब तक वो आपकी नॉलेज में नहीं है। तो चूंकि उसकी नॉलेज में ही नहीं था वो प्रपोजल, तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, और जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो डिफेंडेंट कैसे लायबल हो सकता है सर्वेंट को कुछ भी पे करने के लिए। ओके, एक केस और था विलियम्स वर्सेस कार्वार्डाइन। इसमें क्या हुआ था कि प्लेंटिफ को नॉलेज थी कि एक अवार्ड अनाउंस किया गया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर असाइलेंट, एक कोई पर्टिकुलर खूनी, ठीक है, या फिर अपराधी जो भी है, इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको फला फला इतने रुपए मिल जाएंगे, और वो जो पर्सन है प्लेंटिफ है वो पैसा दे देती है।
और जब वो पैसा दे रही होती है तो वो ये एक्सप्रेसली कहती है कि वो इसलिए कर रही है टू ईज हर कॉन्साइंस। ओके, नाउ उस क्षण पे उसने अवार्ड जो है वो क्लेम नहीं किया, लेकिन बाद में उसने क्लेम लाया कि उसे अवार्ड वो चाहिए, जो भी रिवॉर्ड था उसके वो चाहिए। तो यहाँ पे लॉर्डशिप ने ये क्लेम, लॉर्डशिप ने यहाँ पे ये बोला कि देखिए जो प्लेंटिफ थे उसकी नॉलेज में तो था ही वो अवार्ड, ओके, उस जो अवार्ड की कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस प्लेंटिफ ने फुलफिल भी की। तो यहाँ पे चूंकि प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे जो हमारा प्लेंटिफ है उसको वो पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, जैसे हमने अभी मेंशन किया था, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके अलावा वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है। एक केस था अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावल। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसके फार्म पे आग लग गई। अब उसने जो है सोचा कि एक कंपनी थी अपटन फायर ब्रिगेड, उसको ये लगा कि ये जो कंपनी है इसकी जो सर्विसेज है वो इसके लिए फ्री है, तो इसने अपटन फायर ब्रिगेड को बुला लिया और अपटन फायर ब्रिगेड ने अपना काम कर दिया। अब बाद में चूंकि उसको फ्री सर्विसेज लग रही थी तो पैसा देने से मना किया, केस हुआ। तो केस में ये बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट द डिफेंडेंट वांटेड द सर्विस ऑफ अपटन, अपटन की सर्विस उन्हें चाहिए थी और अपटन ने उस रिस्पॉन्स में सर्विस दे दी। उसको सर्विस चाहिए थी, इन्होंने सर्विस दे दी, इन्होंने सर्विस मांगी, इन्होंने सर्विस दे दी। तो चूंकि सर्विस जो है मांगने पर दी गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंप्लाइड प्रॉमिस था कि वो उसके लिए पे भी करेगा, एंड हेंस यहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसको पे करना पड़ा। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि इनविटेशन टू ट्रीट क्या होता है, ऑफर टू ट्रीट क्या होता है, इनविटेशन टू ट्रीट क्या होता है। ओके, नाउ देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए किसी दुकान में गए हो, तो दुकान में आदमी ने क्या कर रखा है, शॉपकीपर है, उसने क्या कर रखा है, गुड्स सजा रखे हैं और गुड्स के नीचे जो है प्राइस टैग लगा रखा है। ओके, तो उसका ये प्राइस टैग लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो ऑफर दे रहा है। यहाँ पे इस प्राइस टैग लगाने का ये मतलब है कि उसने ये बता दिया है कि प्राइस क्या है। अब आप इस प्राइस को देख के ऑफर करोगे उस सेलर को, और सेलर को अगर वो आपका ऑफर पसंद आया तो वो आपको बेचेगा। समझ में आई बात? देखिए कभी कभी क्या होगा कि seller, a person may not offer to sell his goods but make some statement or give some information with a view to obtaining offers from others on that basis. ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई किताब वाला है, उसने कैटलॉग भेजा अपनी बुक्स का जहां पे सामने उसमें प्राइसेस इंडिकेट थे, तो क्या चाह रहा है कि आप कैटलॉग देखो और कैटलॉग देख के ऑफर एक करो उसके बुक सेलर को। इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ट्रीट या फिर इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि आप ऑक्शन में जाते हैं, वहां पे कई सारे गुड्स जो है डिस्प्ले किए होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ऑफर है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप ऑफर करते हो और जैसे ही हथौड़ा पड़ता है वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। हथौड़ा पड़ना, हथौड़े का गिरना दैट इज एक्सेप्टेंस, और आपका बिड करना दैट इज एन ऑफर। और वहां पे जो बिड प्राइस था वो लिखा होना, ठीक है, स्टार्टिंग बिड जैसे होती है, वो है इनविटेशन टू ऑफर। ओके, सिमिलरली जैसे कि टेंडर में अगर आपने अप्लाई करा है तो वो प्रपोजल नहीं है, मेयरली जैसे कि टेंडर जो है निकाला गया, तो आपने अगर अप्लाई कर दिया तो वो प्रपोजल, मतलब टेंडर को निकालना केवल प्रपोजल नहीं होगा, आप जब अप्लाई करोगे टेंडर के लिए तो वो प्रपोजल होगा, और अगर उस अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया आपका टेंडर तो तब जो है वो बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ हैरिसन वर्सेस निकर्सन एक केस था। इसमें जो डिफेंडेंट थे उन्होंने एडवर्टाइज किया अ सेल बाय ऑक्शन, ठीक है, कि ऑक्शन के थ्रू एक सेल होगी, उसका एडवर्टीजमेंट दिया गया। अब जो प्लेंटिफ थे वो अपनी जगह से उस प्लेस पे जहां पे वो ऑक्शन हो रहा था वहां तक वो गया। वहां जब पहुंचा तो उसे पता चला कि डिफेंडेंट ने वो ऑक्शन कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे उसने एक केस लाने की कोशिश की जिससे वो डिफेंडेंट से अपने ट्रैवल का एक्सपेंस रिकवर करना चाह रहा था। तो यहाँ पे ये बोला गया कि चूंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक दोनों पार्टी के बीच में हुआ ही नहीं था, कंक्लूड ही नहीं हुआ था, रिजल्ट ही नहीं हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो डिफेंडेंट है उसको किसी भी तरीके से लायबल नहीं किया जा सकता है कि वो पैसा दे। ओके, इसके अलावा एक केस था हार्वी वर्सेस फेसी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रिगार्डिंग इनविटेशन टू ऑफर। इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट थे, वो ओनर थे ऑफ अ हॉल नोन एज बम्पर हॉल पेन। ओके, अब जो प्लेंटिफ था उसने पहला टेलीग्राम भेजा डिफेंडेंट को और बोला विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन।
टेलीग्राफ द लोवेस्ट कैश प्राइस। उन्होंने बोला कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचना चाहेंगे और अपना जो है लोवेस्ट जो कैश प्राइस है उसको लोवेस्ट कैश प्राइस आप अपना मुझे भेजिए। डिफेंडेंट ने इसके रिप्लाई में बोला कि लोवेस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड, 900 पाउंड का लोएस्ट प्राइस है। प्लेंटिफ ने इसके जवाब में टेलीग्राफ फिर से भेजा और बोला कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड आस्क्ड बाय यू, प्लीज सेंड योर टाइटल डीड। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों के बीच में, इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिजल्ट हुआ है। क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है? तो देखिए, पहला जो टेलीग्राम था उसमें दो सवाल पूछे गए थे। पहला कि क्या जो डिफेंडेंट है वो क्या बेचना चाहता है अपना हॉल, जो जिनके पास बम्पर हॉल पेन है क्या वो बेचना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये था कि अपना लोएस्ट प्राइस बताओ। तो उसके रिप्लाई में लोएस्ट प्राइस तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी विलिंगनेस को शो नहीं किया था। और ये जो कोटिंग ऑफ प्राइस है ये एक ऑफर नहीं अमाउंट करता है, ये होता है, ये बोला गया इसको एक इन्विटेशन टू ऑफर। और जो थर्ड टेलीग्राम था वो एक्चुअली में ऑफर था, जहां पे उन्होंने ये बोला कि वी एग्री टू बाय हॉल पेन फॉर 900 पाउंड्स आस्क्ड बाय यू। ओके, तो ये ऑफर नहीं था बल्कि क्या था, ये एक्सेप्टेंस टू ऑफर नहीं था बल्कि क्या था, एक ऑफर था यहाँ पे। ओके, तो इस केस में यही हुआ कि जो इनको फिर बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टेंट नहीं है। ओके, तो आज के हमने इस लेक्चर में जो आपका प्रपोजल है, प्रपोजल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया है। प्रपोजल कितने तरीके का होता है और कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रपोजल का, एवरीथिंग वी हैव सीन। अगली बार जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैसे इसका कम्युनिकेशन होता है, एंड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।